Hello students, today we are going to study about the terminal velocity. The terminal velocity it is denoted by Vt. Okay. Now ये terminal velocity study करने के लिए आपको buoyant force पता चाहिए. जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था स्टोक्स लॉ, उसमें अपन ने विस्कस फोर्स फाइंड आउट किए थे. विस्कस फोर्स acting on a spherical object falling through the viscous medium is given by the Stokes law. उसमें अपन ने viscous force Fv फाइंड आउट किए थे. Fv इज इक्वल टू 6 पाई आर ईटा v. ये फॉर्मूला अपन ने फाइंड आउट किए थे viscous force के लिए. अभी buoyant force क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए. तो buoyant force is nothing but the upward thrust. अभी देखो, सपोज दिस इज योर कंटेनर. ये आपका एक कंटेनर है, उसको एक आउटलेट है. इसमें आपने लिक्विड लिया है और ये लिक्विड में अगर एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट को आपने डीप किया, तो डीप करने के बाद क्या होगा? डीप करने के बाद उसके वॉल्यूम जितना वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा. ठीक है, अगर ये वाटर को आपने कलेक्ट किया तो ये जो भी वाटर यहाँ पे कलेक्ट होगा उसका वॉल्यूम और ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सेम रहेगा. ये आपको किसने बताया? आर्किमिडीज ने. ठीक है, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आपको पता है कि जो भी वॉल्यूम है इसका उसका वॉल्यूम और ये स्फीयर का वॉल्यूम सेम रहता है. लेकिन ये अप whenever we dip this object in a liquid, that upthrust is मीन्स एक अपवर्ड फोर्स जो एक्ट होता है इसके ऊपर, दैट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड एज अ बॉयंट फोर्स. अब ये बॉयंट फोर्स कितना रहेगा वो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एफ यू इज द बॉयंट फोर्स. इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस. यानी यहाँ पे जो भी वाटर कलेक्ट हो गया उसका वेट जितना रहेगा उतना बॉयंट फोर्स ये ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होगा. इतना समझ में आ गया? क्योंकि ये बॉयंट फोर्स का कंसेप्ट आपको टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए लगेगा. समझ में आ गया? एक बार फिर से देखते. अगर ये कंटेनर है, इसमें आपने फ्लूइड लिया है, ये कंटेनर को एक आउटलेट है. ठीक है, और ये कंटेनर में अगर आपने एक ऑब्जेक्ट स्पेरिकल ऑब्जेक्ट डिप किया तो क्या होगा? उसके वॉल्यूम जितना वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वाटर कलेक्ट होगा उसका वॉल्यूम और ये स्पीयर का वॉल्यूम सेम रहेगा. ये आपको आर्किमिडीज ने बताया है. ठीक है, तो अभी ये जब भी अपन डिप करेंगे उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट एक्ट होता है. अपथ्रस्ट इज नथिंग बट द अपवर्ड फोर्स विच इज कॉल्ड एज अ बॉयंट फोर्स. अब ये बॉयंट फोर्स उसके ऊपर कितना लगता है? दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस. जितना ये वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका वेट जो रहेगा दैट इज योर बॉयंट फोर्स. ओके, अभी ये बॉयंट फोर्स का यूज करके, विस्कस फोर्स का यूज करके अपन टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने वाले हैं. टर्मिनल वेलोसिटी इट इज गिवन बाय Vt. Vt से डिनोट किया जाता है और जब भी अपन ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे फाइनली वी विल गेट Vt इट इज इक्वल टू 2/9 r square g इन द ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा. ये एक्सप्रेशन आपको मिलने वाला है. अभी देखो, एग्जाम में अगर ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए कहा तो आप तो पूरा ये निकालेंगे, लेकिन इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो ये न्यूमेरिकल के लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, तो अपन आगे देखते. अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है तो अपन एक कंटेनर लेते. सपोज दिस इज योर कंटेनर. ये कंटेनर में एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट को आपने डिप किया है. ठीक है, तो ये डीप करने के बाद ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे वो देखते हैं अपन पहले. फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट. पहले तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू mg विच इज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. सेकेंड वन क्या एक्ट होगा? ये ऑब्जेक्ट जब डीप करेंगे उसके ऊपर एक बॉयंट फोर्स एक्ट होगा विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स ऑफ बॉयंसी. थर्ड फोर्स कौन सा एक्ट होगा? दैट इज द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. Fv, it is the viscous force which is acting on an object. It is also in a upward direction. Okay, means तीन forces कौन कौन से act हो रहे? Weight of the object which is in a downward direction,
force of buoyancy which is in upward direction, viscous force Fv, it is in a upward direction. ओके एक बार फिर से ये डायग्राम फिर से निकालते हैं अपन. सी हियर, सपोज दिस इज अ कंटेनर. यहाँ पर आपने ये ऑब्जेक्ट को डिप किया, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट को, तो इसके ऊपर आपको mg विच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, buoyant force acting in upward direction, viscous force is also acting in upward direction. Viscous force अपन ये स्टोक्स लॉ से निकाले थे, that is equal to 6 pi eta rv. ओके उसके बाद देखो whenever we dip this object, अभी इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट हो जाएंगे, नेट फोर्स एक्ट, here the weight of an object mg it is equal to constant. Fu जो अपवर्ड थ्रस्ट लगने वाला है, बॉयंट फोर्स, वो भी कांस्टेंट है. वो कितना रहता, जितना वाटर वो डिस्प्लेस करेगा उसके वेट जितना. ठीक है. और उसके बाद Fv, that is, now see here that Fv force, viscous force increases with velocity, because we know that Fv it is equal to what, 6 pi eta rv. यहाँ पे देखो 6 पाई ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, और ये वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है, इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी विस्कस फोर्स आल्सो इंक्रीजेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो एफ वी इंक्रीज हो रहा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, तो एफ वी इंक्रीज होता है. ठीक है. व्हेनेवर वी डीप करने के बाद क्या हो जाएगा, mg कांस्टेंट रहेगा, अब थ्रस्ट फोर्स जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, बट Fv फोर्स इंक्रीजेस एज वेलोसिटी इंक्रीजेस. तो अभी नेट फोर्स कितना एक्ट हो जाएगा वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर, नेट फोर्स विच इज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज गिवन बाय दैट फोर्स mg, दैट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, माइनस Fv प्लस Fu. ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो mg माइनस Fv plus Fu. But whenever ये नेट फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन रहेगा, एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी चेंज होते रहेंगी. ठीक है. तो वेलोसिटी चेंज होते होते एक टाइम ऐसे हो जाएगा कि जो भी नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है वो इट बिकम्स जीरो. वही वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो उसका जो नेट फोर्स है वो इट इज इक्वल टू जीरो. अगर नेट फोर्स बिकम्स जीरो तो mg इट इज इक्वल टू Fv प्लस Fu. ओके. आफ्टर दैट डाउनवर्ड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. एक बार नेट फोर्स उसके ऊपर जो एक्ट हो रहा है वो अगर जीरो हो गया, नेट फोर्स एक्ट जो हो रहा है वो जीरो हो गया, मींस फोर्स जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी. ओके. सो v इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल वेलोसिटी. मींस हाउ विल यू डिफाइन द टर्मिनल वेलोसिटी, यहां से लिख सकते हैं आप, somewhere in a viscous medium whenever net force becomes zero, after that downward velocity remains constant, this constant velocity is known as terminal velocity. Example, whenever raindrops falls with terminal velocity. आपको पता है कि air is a viscous medium, raindrops अगर ऊपर से नीचे आ रहे तो after some time they falls with a constant velocity. That velocity is called as a terminal velocity. अब ये terminal velocity का जो एक्सप्रेशन है वो अपन देखते. अपन ने फॉर्मूला तो देखा था, that is Vt it is equal to 2/9 r square g in the bracket rho minus sigma upon neta. Okay. Now this neta, this eta it is called as a coefficient of viscosity. r क्या है, radius of the object, g क्या है, acceleration due to gravity, rho क्या है, object density. ये ध्यान में रखना है, rho is a object density, sigma is a fluid density and Vt is a terminal velocity. अभी ये फॉर्मूला आपको अगर डिराइव करना है तो यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा. नेट फोर्स बिकम्स जीरो व्हेनेवर दैट ऑब्जेक्ट डिप, नेट फोर्स बिकम्स जीरो. नेट फोर्स जीरो हो गया मींस क्या हो गया, mg इट इज इक्वल टू Fu प्लस Fv. समझ में आ रहा है आपको. Now this mg, m is the mass of the object, g is the acceleration due to gravity, that is the weight of the spherical body.
Fu is the buoyant force, Fe is the viscous force. Fe की जगह पे अपन उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं 6 पाई ईटा आर वी टी, वेयर वी टी इज द टर्मिनल वेलोसिटी. ओके, यहाँ पे m इंटू जी दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. अभी आपको मास तो पता नहीं है ऑब्जेक्ट का. हाउ विल यू फाइंड आउट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट? वी नो द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कंसीडर रो. रो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम. अपन ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं. इट इज अ स्पेरिकल बॉडी, सो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, तो मास m इट इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. ये मास हो गया वो ऑब्जेक्ट का. सो वी सब्स्टिट्यूट हियर m इट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इन और क्यूब एंड g इज हियर, और मास की जगह पे दैट इज द रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और ये g. समझ में आ गया आपको? Fv के लिए भी अपन यहाँ पे रख दिया. अभी आपको फाइंड आउट करना है कि बॉयंट फोर्स उसके ऊपर कितना एक्ट होगा. Now we know that Fu is the buoyant force and buoyant force is nothing but the weight of the liquid displaced. अभी ये weight of the liquid displaced कितना होता है? That is m into g. अभी ये m क्या रहेगा? m फाइंड आउट करने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस फाइंड आउट करना पड़ेगा. बिकॉज m कैसे फाइंड आउट करते हैं? m यहाँ पे देखा अपन ने. m फाइंड आउट करने के लिए डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. ओके, दैट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड it is equal to sigma. Sigma it is equal to mass upon volume. क्योंकि आपको डेंसिटी पता है लिक्विड की और आपको मास ऑफ द लिक्विड निकालना है. ठीक है, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस. तो m इट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. ये हो गया मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस. वी सब्स्टिट्यूट हियर दैट इज Fu इट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जी. यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे रो है. ये रो दैट इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और ये 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब. जी सेम है, ये ध्यान में रखना है. ठीक है, और अभी आपको वीटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. तो ये 6 पाई ईटा आर वीटी यहाँ रखते और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? रो 4/3 पाई आर क्यूब जी माइनस सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब जी. यहां से क्या कॉमन निकलता है? 4/3 पाई आर क्यूब जी. ब्रैकेट में क्या रहेगा? रो माइनस सिग्मा. ओके, तो और उसके बाद आपको वीटी के लिए फाइंड आउट करना है. तो ये 6 पाई ईटा आर अपन इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? वीटी इट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी इन द ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा अपॉन 6 पाई ईटा आर. अभी देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, 4/3 है और ये 6 इंटू 3 18 हो गया. 4/18 मीन्स 2/9. ओके, 2/9 और ये r और इसमें का एक r कैंसिल हो गया है तो r स्क्वायर हो गया. g है यहाँ पे रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा. ओके, so expression for the terminal velocity vt it is equal to 2/9 r square g in the bracket rho minus sigma upon eta. अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर फाइंड आउट करना है, टर्मिनल वेलोसिटी दी है तो इसको यहाँ लेके आएंगे और vt को यहाँ पे. तो eta it is equal to 2/9 r square g in the bracket rho minus sigma upon vt. This is the expression for the coefficient of viscosity from टर्मिनल वेलोसिटी. और ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट करके आगे जाना है. ओके, so in this way we find out the expression for the terminal velocity. We will take one numerical on it, that is the solved numerical from your book. Example number 2.9 क्या दिया है देखो. A spherical drop of oil falls at a constant speed, falls at a constant speed 4 meter per second in a steady air. Constant speed से means ये हो गई terminal velocity. So Vt it is equal to 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड रहना चाहिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड इन अ स्टेडी एयर. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप. रेडियस ऑफ द ड्रॉप आपको आर फाइंड आउट करना है. द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज गिवन दैट इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ क्यूब चाहिए.
Okay, and that sigma is given. Sigma it is equal to density of the air is given 0.1 gram per centimeter cube. यहाँ centimeter cube. Okay, and eta of the air is given 1.8 into 10 raised to power minus 4 poise is given. eta की वैल्यू दी है, आपको फॉर्मूला पता है, आपको ड्रॉप ऑफ ऑयल इट इज फॉलिंग इन द एयर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो वीटी के इसमें 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा ये फॉर्मूला है। सभी वैल्यूज अपन यहाँ पे आपको आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 9 इंटू वी टी, ईटा इधर चला जाएगा, ये 2g रो माइनस सिग्मा यहाँ आएगा, ठीक है। सभी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंपली इतना ध्यान में रखो यहाँ पे जो भी वैल्यूज दिए है ऑल दिस क्वांटिटीज दे आर इन अ सीजीएस सिस्टम। ओके, तो सीजीएस में ही रहने देंगे उसको। सीजीएस का जो यूनिट आपको फाइंड आउट करना है, देखो सीजीएस का यूनिट पॉइज रहता है और रिलेशन क्या है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में 1 न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 10 पॉइज। आपको 10 यानी सीजीएस यूनिट मिलेगा, सेंटीमीटर में आपका आंसर है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद r इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर 4.13 आएगा और उससे आपको r फाइंड आउट करना है 2 समथिंग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आएगा। ओके, इज इट क्लियर टू यू? इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल एंड इसका रिमेनिंग वाला जो पोर्शन है इसके बाद वाला वो डिडक्ट हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद अपन जो बना इसमें आपको आगे के इसमें अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, ये पोर्शन आपको इस साल डिडक्ट हो गया है तो अपन वो नहीं लेने वाले। आप इसके ऊपर के सब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।